हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। ये बता दूं, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़, ये सामने आपके पिक्चर है वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि वाइट ब्लड सेल का नाम वाइट क्यों है। इनका नाम वाइट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं है। ठीक है, रेड ब्लड सेल रेड क्यों थे, क्योंकि हेमोग्लोबिन था। हेमोग्लोबिन में हमने देखा था हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप के अंदर आयरन है, उसकी वजह से वो रेड होते हैं। वाइट ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन नहीं है, तो हेमोग्लोबिन नहीं है तो इसलिए ये वाइट है। पहली चीज़ ये। अब सेकेंड चीज़, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस। जैसे आरबीसी में हमने देखा था रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है पार्ट 2 अच्छे से देखा है तो मैंने बताया था, ये भी बताया था क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप वाला वीडियो देख सकते हैं जाके। तो वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दो चीज़ें मैंने बता दी, अब देखते हैं इनको। तो वाइट ब्लड सेल 5 तरह के, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो हर एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इधर वाले जो हैं इनमें ना ग्रैन्यूल्स हैं। क्या है इनमें? ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, और इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है? ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे सर्कल से, ये देखिए यहाँ थोड़े से बड़े हैं या फिर ये इधर ये छोटे हो गए। तो ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये इसके साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ केवल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या? ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, येलो और ये ग्रीन और ये रेड। ठीक है, ये ऐसे इतने कलरफुल होते नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम में दिखाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? ये रहा न्यूक्लियस, ये दिख रहा है पर्पल वाला आपको, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं ये इनमें इसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो इनमें ग्रैन्यूल्स हैं। और जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स हैं इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है, देखेंगे अगर आप इसका न्यूक्लियस देखें, ये जैसे न्यूट्रोफिल है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है ये मल्टीलोब्ड है। ठीक है, मल्टी लोब्ड। ठीक है, मल्टी लोब्ड का क्या मतलब है? ये देख रहे हैं ऐसे है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सिंपल न्यूक्लियस है, ये ऐसे ये देखो 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइडेड है ऐसे। तो ये मल्टी लोब्स बने हुए हैं, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, तो ये मल्टी लोब्ड है। अब सवाल उठता है, ये भी देखेंगे आप मल्टी लोब्ड है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मल्टी लोब टाइप दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे जो उसका न्यूक्लियस है ये मल्टी लोब्ड क्यों है? देखो जैसे ये वाला न्यूक्लियस है ये सिंपल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस सिंपल है, बट ये मल्टी लोब्ड है। तो ये मल्टी लोब्ड क्यों है? एक क्वेश्चन ये है। ये मल्टी लोब्ड इसलिए है, ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी ये बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने पढ़ने में। ठीक है, ये मल्टी लोब्ड इसलिए है क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे जो न्यूट्रोफिल है ना, इसको अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है। ये शेप चेंज करता है अपनी, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया को या वायरस को या कोई भी जर्म है जब उसको मारता है तो उसको अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है। तो शेप इजीली चेंज हो जाती है जब ये मल्टीलोब्ड है, स्ट्रक्चर की वजह से अपना इजीली शेप को चेंज कर पाता है। पहली चीज़ ये। और दूसरा ये होता है कि WBC, जैसे ये मान लीजिए ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये ब्लड है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे WBC है, इसको ले लेते हैं, मान लीजिए WBC है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए कुछ जर्म ने अटैक करा, मान लीजिए जर्म आ गया। ठीक है, इसको हम जर्म ले लेते हैं, कोई जर्म है, बैक्टीरिया है कुछ टाइप का है, और ये आपका WBC है। तो WBC को ना इससे थोड़ा बाहर आना पड़ता है। ठीक है, ये जो आपकी ब्लड वेसल है ये इससे बाहर आता है। तो बाहर आने के लिए, क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है, तो इसको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इसकी शेप बहुत फ्लेक्सिबल होगी, तब ये ईजिली यहाँ से ब्लड वेसल से बाहर आ पाएगा और इस जर्म से लड़ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो शेप है ना इसकी हेल्प करती है। ईजिली फ्लेक्सिबल है तो ईजिली ये तोड़ मरोड़ के अपने आप को उस छोटी सी जगह में से वहाँ से
बाहर निकल जाता है और जर्म से लड़ता है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बताया कि ऐसे मल्टी लोब्ड क्यों है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल को पढ़ रहे हैं। न्यूट्रोफिल ये वाला है। ठीक है, सारे WBC में सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, वो यही वाला है, 60 to 70% के आसपास होता है। काम कैसे करता है? ये काम करता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू। अब फेगोसाइटोसिस क्या है? ये थोड़ा सा भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है। इसमें सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल है और ये आपका एक जर्म है, इसको मैं N लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये फेगोसाइटोसिस कैसे काम करेगा? ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और ये ना अपनी शेप चेंज करेगा। मैंने बताया था शेप चेंज करता है न्यूट्रोफिल। और ये पहले इसको घेर लेगा, ऐसे करके इसको घेर लेगा। जर्म ये आ गया, ठीक है, इसको G लिख लेते हैं, इसको N लिख लेते हैं। इसको घेर लिया पूरा चारों तरफ से, फिर धीरे धीरे इसको ऐसे घेर के पूरा इसको अंदर ले आएगा अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, न्यूट्रोफिल। और फिर जब इसके अंदर अपनी पूरी बॉडी में ले आएगा इसको, फिर ऐसे जैसे मान लीजिए न्यूट्रोफिल है, ये जर्म आ गया, फिर ये इसको कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, और इसे मार देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो पहले पूरी तरह इसको घेर लिया जर्म को, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर इसको ऐसे ले लिया और फिर इसको बाद में कुछ केमिकल रिलीज करके मार दिया। इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल जो होते हैं इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। और जनरली जब कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो जाने वाले होते हैं ना इम्यून सेल्स, उनमें से एक न्यूट्रोफिल ही है। सबसे पहले जो जाएगा डिफेंस सिस्टम में, उनमें से एक न्यूट्रोफिल है। ठीक है, तो फर्स्ट वॉरियर्स हैं ये। अब आते हैं फिर मोनोसाइट्स। ये है 6 to 8% में। ठीक है, काम ये भी वैसे ही करते हैं जैसे न्यूट्रोफिल कर रहे हैं, ये भी वैसे ही काम कर रहे हैं, फेगोसाइटोसिस। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है? जो मोनोसाइट होता है ना, जैसे मान लीजिए ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट है, ये जनरली थोड़ा सा एक बड़े स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज बन जाता है और फिर बाद में फिर ये भी वैसे ही जर्म को मार देगा फेगोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, बट जनरली ये पहले मैक्रोफेज में चेंज होता है, जो एक थोड़ा बड़ा इम्यून सेल है। ठीक है, और फेगोसाइटोसिस इसमें भी होती है। ये भी फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही इसको घेर के, जैसे मैंने पीछे बताया था, न्यूट्रोफिल अटैक कर रहे थे, न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस कर रहे थे, तो मैक्रो जो फेज है ये भी ठीक फेगोसाइटोसिस के थ्रू ही इसे मारेगा, इसको घेरेगा। ठीक है, फिर इसको अपने बॉडी के अंदर लेगा, फिर इसको मार देगा। लेकिन न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में मैक्रोफेज जो केमिकल्स रिलीज़ करता है जर्म को मारने के लिए, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं रिलीज़। ठीक है, तो ये देखेंगे आप ऑलमोस्ट सिमिलर सा फंक्शन दिखाई दे रहा है मोनोसाइट्स का और न्यूट्रोफिल्स का। बट फ़र्क क्या है? क्योंकि ये मैक्रोफेज में चेंज होता है, पहली चीज़ ये है। और दूसरा, जो केमिकल से रिलीज़ करेगा जर्म को मारने के लिए, वो इतने रिलीज़ नहीं करता जितना न्यूट्रोफिल्स कर पाता है। और कंपैरेटिवली ये न्यूट्रोफिल के मुकाबले मोनोसाइट्स कम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आते हैं बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स सबसे लीस्ट हैं, लीस्ट मतलब सबसे कम जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल प्रेजेंट है, वो बेसोफिल ही है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये 3 केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था, इनका फंक्शन क्या है? ये तो मैंने आपको बताया कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? ग्रेन्यूल्स का फंक्शन ये होता है, अभी जो आप देखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, जैसे बेसोफिल बता रहा हूँ, चलो ये ले लीजिए, अभी बेसोफिल बता रहा हूँ, तो ये है, ये ग्रेन्यूल्स ही केमिकल रिलीज़ करते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो आपको इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स का फंक्शन है केमिकल्स को रिलीज़ करना। तो ये एक वजह से प्रेजेंट है, इनकी एक वजह है वहाँ प्रेजेंट होने की। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स केमिकल रिलीज़ करते हैं। तो अब आ जाते हैं वापस बेसोफिल पे। तो ये जो बेसोफिल में ये जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं ना, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये ग्रेन्यूल्स ही रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब हम इन केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। हेपेरिन जो है वो है एंटी कोगुलेंट। क्या मतलब है इसका? ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, इट स्टॉप्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। अब क्यों ये ऐसा क्यों करता है? ब्लड को क्लॉट होने से रोकने की ज़रूरत क्या है? अभी आप आगे पढ़ेंगे, एक चीज़ पढ़ेंगे कि एक और
डब्ल्यू जैसे हमने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, एक और सेल होता है जिसका नाम है प्लेटलेट। ठीक है, ये भी आगे है, अभी डब्ल्यूबीसी जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आएगा। तो प्लेटलेट क्या करते हैं, प्लेटलेट ब्लड को करते हैं क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट में सबसे जो मेन रोल प्ले करेगा प्लेटलेट करेगा। मान लीजिए आपकी कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गई, तो खून निकल रहा है। ठीक है, तो उस खून को रोकने में जो क्लॉट बनेगा वो प्लेटलेट बनाते हैं। तो अब आप सोचेंगे एक तरफ तो प्लेटलेट आ रहे हैं, वो ब्लड क्लॉट बना रहे हैं, और एक तरफ बेसोफिल हेपेरिन बना रहा है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है। तो ऐसे कैसे काम चल रहा है? मतलब एक तरफ तो बॉडी क्लॉट बना रही है, प्लेटलेट्स हैं, ब्लड में क्लॉट बना रहा है, और एक तरफ हेपेरिन उस क्लॉट को तोड़ रहा है। हेपेरिन चाहता है क्लॉट ना बने। तो क्या बॉडी इस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग चीज क्यों प्रोड्यूस कर रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? बॉडी अपने ही अगेंस्ट क्यों जा रही है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड क्लॉट ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी ब्लड प्रोड्यूस ना हो जाए इसीलिए हेपेरिन बनता है। ब्लड क्लॉट ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, अभी चलिए आप प्लेटलेट को भूल जाइए, अभी प्लेटलेट को भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाइए प्लेटलेट को, जो मैंने अभी आपको बताया, वो आगे जब प्लेटलेट पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका ब्लड है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं कट लग गया, यहाँ पे आपके चोट लग जाती है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया बाहर, तो अब ब्लड निकलता जाएगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करती है बॉडी, यहाँ पे क्लॉट बना लेती है। बॉडी यहाँ पे एक क्लॉट बना लेगी ताकि आपका ब्लड लॉस ना हो। तो बॉडी यहाँ करती है, बॉडी यहाँ पे एक क्लॉट बना लेगी। ठीक है, तो यहाँ बॉडी एक क्लॉट बना लेती है, क्लॉट प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्लॉट प्रोडक्शन हो गया आपका, ये क्लॉट बना लिया बॉडी ने। लेकिन क्लॉट ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लॉट बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा क्लॉट बनने शुरू हो जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा क्लॉट बन जाए तो दिक्कत क्या है, मान लीजिए क्लॉट यहाँ बन गया, ब्लड वेसल के अंदर ही बन गया कहीं क्लॉट, तो ये दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लॉट अगर बनना शुरू हो जाए, ज़्यादा बन जाए और गलत जगह बन जाए, जैसे जब मान लीजिए हार्ट में आपके बनना शुरू हो जाए, ब्रेन में आपके बनना शुरू हो जाए, तो इससे फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि ये जो क्लॉट जब गलत जगह पे बन जाते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट के केस में बन रहा है तो वहाँ हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन के केस में बन रहा है तो स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्लॉट ना बन जाए, बॉडी एक बैलेंस बना के रखती है, एक चेक एंड बैलेंस है, ज़्यादा ना बन जाए, तो इसके लिए फिर यहाँ पे बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, हेपेरिन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेपेरिन क्या करेगा, हेपेरिन इस क्लॉट को तोड़ देगा, जो एक्स्ट्रा क्लॉट बन रहे हैं, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बॉडी उस ये इसको एक सेकेंड यार, कहाँ गया ये कलर को नहीं पिक हो रहा, हाँ, बॉडी इस क्लॉट को तोड़ेगी। तो मतलब जो हेपेरिन है एक्सेसिव क्लॉट ना बन जाए, इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो ये एंटी कोगुलेंट है, ये एक्स्ट्रा क्लॉट जो बनते हैं बॉडी में उसको रोकता है। ठीक है, तो एक बैलेंस है, क्लॉट ज़रूरी है, क्योंकि जब खून निकल रहा है, आपके चोट लग गई है तो क्लॉट ज़रूरी है, अदरवाइज खून निकलता जाएगा, लेकिन ज़्यादा ना बन जाए इसलिए हेपेरिन है। ठीक है, तो बहुत सारी कई लोगों को जो प्रॉब्लम होती है बॉडी में, जहाँ क्लॉट इनके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है। ठीक है, हेपेरिन मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं सेकंड केमिकल पे, हिस्टामिन। हिस्टामिन का क्या काम है? इसका काम है ब्लड वेसल को डायलेट करना। अब इसकी क्या ज़रूरत है भाई? मान लीजिए आपके कहीं पे, जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई जर्म आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जर्म आ गया, यहाँ पे कोई जर्म का अटैक हो गया। ठीक है, इसको जर्म कर लेते हैं, किसी जर्म ने यहाँ पे अटैक कर दिया। अब जब जर्म ने अटैक कर दिया तो यहाँ पे ब्लड हमें ज़्यादा चाहिए, हमें ब्लड यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। ताकि ब्लड ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड यहाँ फ्लो करेगा, ब्लड में ही WBC होता है, तो ज़्यादा WBC आएंगे। जब चोट लग गई है, यहाँ पे मान लीजिए कोई जर्म आ गया, कोई इन्फेक्शन आ गया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जब भी कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म है, तो उस एरिया में अब बॉडी को यहाँ पे ब्लड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ब्लड में ही तो WBC है। जब WBC जब यहाँ पहुँचेंगे तभी तो जर्म से लड़ पाएंगे। तो उस केस में क्या करती है बॉडी, इसको ना डायलेट कर लेती है। जो आपकी ब्लड वेसल है, ये थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि ब्लड वेसल आपकी डायलेट हो गई, ब्लड वेसल का साइज़ बढ़ गया। तो जब ब्लड वेसल का साइज़ बढ़ेगा तो अब यहाँ ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा। पाइप है, समझ लीजिए पाइप है, पाइप का आपने साइज़ बढ़ा दिया, डायमीटर बढ़ा दिया, तो अब ज़्यादा वहाँ पे पानी फ्लो करेगा। इसी तरीके से ये
ठीक है। तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है ताकि ज़्यादा यहाँ पे ब्लड फ्लो करे, ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा उस एरिया पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे ज़्यादा WBC पहुँचेंगे, WBC ज़्यादा पहुँचेंगे तो बेटर फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला इसका ये फंक्शन है। सेकेंड, ये एलर्जी में काम करता है, ठीक है। अब एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में जो नुकसानदायक नहीं है लेकिन बॉडी रिएक्ट कर जाती है। जैसे मान लीजिए धूल धक्कड़ है कुछ, या किसी फूड के वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको सूट नहीं किया, डस्ट आपको सूट नहीं करी, फूड आपको सूट नहीं किया, जबकि नुकसानदायक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। तो उसमें क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, आदमी को छींकें लग जाएंगी, उसको स्वेलिंग हो जाएगी, उस एरिया में आप देखेंगे रेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सब एलर्जी की वजह से हो जाता है। तो एलर्जी जब इस तरह से होती है वो तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामिन का प्रोडक्शन का वहाँ पे रोल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ रहे हैं सेरोटोनिन पे, ठीक है। अब जनरली सेरोटोनिन ब्रेन का केमिकल है, ब्रेन प्रोड्यूस करता है, ब्रेन भी करता है और आपका गट भी करता है, आपके इंटेस्टाइन्स भी करते हैं, लेकिन कुछ सेरोटोनिन प्रोड्यूस आपका बेसोफिल भी करता है, ठीक है, कुछ आपके बेसोफिल भी करते हैं। इसका क्या काम है, इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करना। इन्फ्लामेशन क्या होती है, इन्फ्लामेशन मान लीजिए आपकी कहीं पे चोट लग गई तो आपने देखा होगा वो एरिया आपका स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, रेडनेस हो जाती है वहाँ पे उस एरिया में, ठीक है, थोड़ा इचिंग भी हो सकती है। तो ये इन्फ्लामेशन है और वो ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लामेशन ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी उससे लड़ पाएगी इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। बहुत कम हो, चोट लगी है तो ज़रूरी भी है, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई है, आपके मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस केस में इन्फ्लामेशन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल ना हो तो भी दिक्कत है, फिर तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसका एक बैलेंस है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उस थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने में सेरोटोनिन का रोल है। तो सेरोटोनिन कभी इन्फ्लामेशन बढ़ा भी सकता है और कभी इन्फ्लामेशन कम भी कर सकता है, वो रेगुलेट करेगा जिस हिसाब से ज़रूरत होगी, ठीक है। वो बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कैसे हो रहा है इम्यून, कैसा इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए बॉडी को, ठीक है, ये बताया। अब आ जाते हैं इसिनोफिल्स में, ठीक है। इसिनोफिल क्या करता है आपका, ये भी इन्फेक्शंस को फाइट करता है और मेनली जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनको फाइट करता है, और एलर्जी के रिस्पॉन्स में भी इसका रोल है, एलर्जी के रिस्पॉन्स में भी इसका रोल है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप सोचेंगे एलर्जी का यहाँ पे भी है बेसोफिल में और एलर्जी यहाँ पे भी है, ऐसा कैसे? देखिए जनरली जब एलर्जी की कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले बेसोफिल काम करेगा, बाद में लेटर स्टेजेस में इसिनोफिल आता है, इसिनोफिल लेटर स्टेजेस में आता है एलर्जी के केस में, ठीक है। अब ज़रूरत है इसिनोफिल की, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए इसिनोफिल तो दिक्कत है, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है। दिक्कत क्यों? क्योंकि ये ना कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करता है, कुछ टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज़ करता है, ठीक है, तो उससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब ये ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, ठीक है। कुछ एलर्जी हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ये ध्यान रखना है कि पहले ये वाले जाएंगे, बेसोफिल्स काम करेगा एलर्जी में, जब वो नहीं हो पा रहा है लेटर स्टेज में फिर इसिनोफिल जाता है, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट से प्रोड्यूस हो जाए तो फिर दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि फिर ये टॉक्सिक प्रोटीन्स बनाएगा, टिश्यू को डैमेज कर सकता है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब ये एक्सेसिव अमाउंट्स में होता है। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप देखेंगे उसका यूज़ किया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है, ताकि वो इसिनोफिल का प्रोडक्शन कम हो। तो ये मैंने आपको इसिनोफिल्स के बारे में बताया। अब लिम्फोसाइट्स के बारे में आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये 20 से 25% के आसपास प्रेजेंट है और मेनली लिम्फोसाइट्स ना इसमें रोल प्ले करते हैं आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी में। अब ये क्या चीज़ है अडेप्टिव इम्यूनिटी? अभी आपके बुक में तो है नहीं है, चैप्टर में उसमें नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। इम्यूनिटी हमारी दो तरह की होती है, इम्यूनिटी हमारी दो तरह की होती है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपको वैसे भी काम आएगा जब इम्यून सिस्टम के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पे आएगा। एक होती है इनेट और एक होती है एडेप्टिव। इनेट क्या है, एडेप्टिव क्या है? इनेट होती है जो आपके अंदर बाय बर्थ है, जो बाय बर्थ है, ठीक है, प्रेजेंट है आपके अंदर। एडेप्टिव होती है जो आप सीखते हैं, ठीक है। तो इनेट आपके अंदर बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ है, और ये है जो आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, जो सीखेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, पीछे के जितने भी सेल्स बताए इम्यून सिस्टम के, ये मोस्टली इनेट है, बाय बर्थ है।
तो कुछ भी अगर बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये बड़ी जल्दी आते हैं, ठीक है। और एक जनरल रिस्पॉन्स है, बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो आ जाएंगे, एक जनरल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। बट ये वाली जो इम्यूनिटी है, ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा लेट आती है। पहले आपका इनेट इम्यूनिटी काम करेगी, जब ये थोड़ा सा लगता है बॉडी को कि ये इतना काम नहीं कर रही, तब ये आपकी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, एडेप्टिव वाली, ठीक है। और ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में काम करती है और ये स्पेसिफिक होती है। ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के लिए, ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस के लिए काम करेगी। ये तो जनरल है, ये हर एक के लिए काम करती है। कोई भी बॉडी में आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इनेट वाली तो एक्टिवेट हो ही जाएगी, बड़ी जल्दी एक्टिवेट होगी, ठीक है। अडेप्टिव वाली जब आपका इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पा रही, उतना ठीक से नहीं कर पा रही, तो ये थोड़ा सा लेटर उसमें स्टेजेस में वो होगी, एक्टिवेट होगी, कभी कभी साथ साथ भी हो सकती है, बट जनरली ये स्पेसिफिक होती है। ये एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया या एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस के लिए ही होती है, ठीक है। और ये बॉडी सीखती है, ये आपके अंदर बाय बर्थ नहीं है, सीखेगी बॉडी। अब कैसे सीखेगी, क्या होता है, ये तो बहुत लेटर स्टेजेस में जब आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये वाला जो अभी आप पढ़ रहे हैं लिम्फोसाइट्स, ये इसके लिए है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, जो बॉडी सीखती है और स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के लिए या एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस के लिए होती है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स में आते हैं आपके दो, बी सेल्स और टी सेल्स। अभी घबराइएगा मत, हो सकता है शायद जो मैंने अभी आपको बताया इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब इम्यून सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उसको देख लीजिए। तो लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। अब बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल बनाते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, बी से एंटीबॉडी, ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। एंड ये कैसे काम करता है बी सेल, देखिए मान लीजिए बी सेल है, ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए ये कोई जर्म आ गया, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसके सरफेस पे ना एंटीजन होता है एक, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए ये एंटीजन होता है। तो जो बी सेल है ना, ये इसको पहचान लेता है, ठीक है। ये बी सेल इस एंटीजन को पहचान लेता है, इसको पहचान लेगा, इस वाले को, ठीक है, और जाके इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको टैग कर देगा, इस पर टैग लगा दिया कि भैया ये वाला है, ये वाला जर्म है, तो उस पर इससे जाएगा, करेक्ट करेगा और यहाँ पे टैग करेगा। और ये बी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी। तो अपनी ना बहुत सारी कॉपी बना लेगा, बहुत सारी कॉपी बना लेगा, एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी कॉपी बना लेता है, काफ़ी ढेर सारी कॉपी बना लेता है। और करता क्या है, इसको टैग कर दिया, इसके एंटीजन को पहचान लिया, इससे कनेक्ट हो गया, इसको टैग कर दिया और दूसरे इम्यून सेल के पास ले जाएगा इसको, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। ये दूसरे इम्यून सेल के पास ले जाएगा, ये इसको मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, ये एक इम्यून सेल है, मान लीजिए न्यूट्रोफिल है, ठीक है। तो अब ये इसको टैग कर देगा और इसको प्रेजेंट करेगा न्यूट्रोफिल के सामने। तो ये थोड़ा सा आपका मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको शायद इससे कन्फ्यूजन हो जाए, इसको भूल जाइए, ये ले लीजिए, न्यूट्रोफिल है, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल के पास ले जाएगा, इसको टैग कर दिया और न्यूट्रोफिल को कहेगा कि ये जर्म है, मैंने इसे टैग कर दिया है, ठीक है, अब तुम इसे मार दो। तो न्यूट्रोफिल फिर इसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू मार देगा। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस के थ्रू कैसे मारता है ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। तो इसका काम है बी सेल्स का, ये डायरेक्टली नहीं मारता, ये खुद से नहीं मार रहा है, ये सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, जर्म को, उसके एंटीजन के बेसिस पे उसको टैग कर देगा और जाके दूसरे इम्यून सेल्स के सामने रख देता है कि भैया ये रहा जर्म, इसे मार दो, ठीक है। तो उसका ये काम है। और क्योंकि ये टैग कर रहा है, ये देखिए इसने टैग कर दिया, तो ये ना मेमोरी सेल्स भी में हेल्प करता है, ये याद रखता है क्योंकि टैग कर दिया है। तो अगली बार जब ये जर्म आएगा ना, तो बॉडी को पता है कि लास्ट टाइम हमने इससे लड़ा था, तो उससे कैसे लड़ना है, तो टाइम नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी इसको मार देगा, ठीक है। तो ये ऐसे मेमोरी भी डेवलप कर देता है। इसलिए जैसे आपको मान लीजिए कोई वायरस ने आपको एक बार अटैक कर दिया या किसी बैक्टीरिया ने आपको एक बार अटैक कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी से बहुत इजीली लड़ लेती है, आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी सेल्स हैं, बॉडी ने वो जो टैग किया था बी सेल्स ने उसको याद है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब टी सेल कैसे काम करते हैं, एक तो ये इम्यून सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई पूरा जो इम्यून सिस्टम है ठीक से काम कर रहा है कोऑर्डिनेशन में। दूसरा ये डायरेक्टली मारते हैं, जैसे बी सेल्स है, बी सेल्स से भी बताया मैं डायरेक्टली नहीं मारते, दूसरे इम्यून सेल्स के पास लेके जा रहा था, लेकिन ये ऐसे नहीं है, टी सेल्स खुद डायरेक्टली किल कर देते हैं। किन्हें किल करेंगे, कैंसर सेल्स को, कोई इन्फेक्टेड सेल्स हैं या किसी भी सेल पे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ने या वायरस ने अटैक कर दिया, तो डायरेक्टली खुद जाके ही ये लड़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं टी सेल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। अगर मेरे वीडियोस आपको ठीक लगते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि
ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई, ताकि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बने। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियोस ठीक लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका बेनिफिट हो सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।